बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिपोलर रेजोनेंट टनलिंग ट्रांजिस्टर। इससे पहले हमने क्वांटम इफेक्ट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बात की थी कि हम दो इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एक उसकी पढ़ेंगे डायोड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, आरटीडी रेजोनेंट टनलिंग डायोड। और फिर हमने बात की थी कि हम एक ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे इसका, और ये ट्रांजिस्टर हम पढ़ें इसका यूनिपोलर रेजोनेंट टनलिंग ट्रांजिस्टर। और ये दोनों पेपर के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि अब से नोट्स जो हुआ करेंगे, लेक्चर के नोट्स, वो जो टॉपिक वाइज लिखे होंगे, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक से आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। तो पढ़ते हैं कि यूनिपोलर रेजोनेंट टनलिंग ट्रांजिस्टर है क्या। तो बेसिक ये भी क्वांटम इफेक्ट डिवाइस है एक, जिसके अंदर क्वांटम टनलिंग जो है फिनोमिना वो टेक प्लेस करता है। और दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेजोनेंट टनलिंग डबल बैरियर बिटवीन एमीटर एंड बेस लेयर। तो डबल बैरियर हमने देखा था कि डायोड के केस में भी उसके अंदर एक डबल बैरियर था, जो है हमारे पास एनोड और कैथोड के दरमियान में। तो इसमें भी एक डबल बैरियर है, और वो किस किस के दरमियान में, एमीटर और बेस लेयर के दरमियान में यहाँ पे एक डबल बैरियर होता है हमारे पास इस ट्रांजिस्टर के अंदर। और जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर इसको और अच्छे से देखेंगे आगे। और इसके अलावा एक और बैरियर होता है जो बेस और कलेक्टर के दरमियान में होता है। तो बेसिक इसके अंदर तीन बैरियर्स होते हैं। एक डबल बैरियर हमारे पास होता है जो कि बेस और मीटर के दरमियान में होता है, और एक बैरियर हमारे पास बेस और कलेक्टर के दरमियान में होता है। और इट मे हैव 3 और 4 टर्मिनल्स। तो ऐसी डिवाइसेस भी मौजूद हैं। यूनिपोलर रेजोनेंट टनलिंग ट्रांजिस्टर ऐसे भी मौजूद है जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, और कई 4 टर्मिनल वाले भी हमारे पास मौजूद हैं। 3 टर्मिनल में एक इनपुट टर्मिनल होता है, और बाकी दो जो है वो एक कलेक्टर और एक मीटर टर्मिनल होता है। और 4 टर्मिनल में हमारे पास 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं, और बाकी दो जो है मीटर और कलेक्टर हमारे पास होता है। इट इज़ अ फंक्शनल डिवाइस। तो जिस तरह से हमने बात की थी कि क्वांटम इफेक्ट डिवाइसेस जो हैं वो फंक्शनल डिवाइस हैं, तो डिवाइसेस हैं, तो इस तरह से ये भी एक फंक्शनल डिवाइस है। फंक्शनल डिवाइस मीन कि ये सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स को के नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को रिड्यूस कर देती है। इसकी अभी इसको एक एग्जांपल से देखेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि फंक्शनल डिवाइस का मतलब क्या है। ए सिंगल यूनिपोलर आरटीटी मीन्स रेजोनेंट टनलिंग ट्रांजिस्टर कैन परफॉर्म XNOR logic operation whereas we require 8 MOSFET to do so। तो ये बेसिक एक्सप्लेन कर रहा है कि फंक्शनल डिवाइस क्या होती है। तो ये इस स्टेटमेंट से आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि सिर्फ एक यूनिपोलर रेजोनेंट टनलिंग ट्रांजिस्टर काफ़ी है XNOR गेट को के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जबकि हमें इस तरह का XNOR गेट बनाना हो तो हमें 8 MOSFET की ज़रूरत पड़ती है। तो इसने क्या किया, कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को रिड्यूस कर दिया किसी भी इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। आपको जहाँ 8 MOSFET लगाने थे, सिर्फ एक यूनिपोलर रेजोनेंट टनलिंग ट्रांजिस्टर लगाएंगे आप, जिसमें 2 इनपुट टर्मिनल वाला होगा, तो फिर आप इससे इजीली XNOR ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, लॉजिक ऑपरेशन। तो ये बेसिक इस तरह से इसकी डेफिनेशन है फंक्शनल डिवाइस की। तो इस एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। और ये बेसिक उसकी जो है यूनी आरटीटी की डेफिनेशन में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मल इंट्रोडक्शन यूनिपोलर रेजोनेंट टनलिंग ट्रांजिस्टर का। इसके बाद देखते हैं इसके सिंबल। जो 3 टर्मिनल है उसका सिंबल कुछ इस तरह से है, बेस, कलेक्टर और एमीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बैरियर टाइप के यहाँ पे बने हुए हैं। ये बेसिक इसकी असल जो सिंबल को शो करता है कि यहाँ पे बेसिक तो ये सेम है, ये बेस और कलेक्टर टर्मिनल तो सेम है जैसे बाकी ट्रांजिस्टर का होता है। एमीटर के साथ यहाँ पे 2 बैरियर्स बने हुए हैं। और जो 4 टर्मिनल है उसके अंदर इस तरह से है कि 2 बेस टर्मिनल 2 हमारे पास हैं, एक कलेक्टर है और एक एमीटर हमारे पास है, और यहाँ पे भी डबल बैरियर का निशान यहाँ पे शो हुआ है। तो ये 2 इसके सिंबल हैं, सिंगल इनपुट और डबल इनपुट यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। तो सिंबल के बाद अब आगे चलते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है। अगर आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करते जाएं, इधर इमेज को और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनको, तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर होता है एमीटर। तो अमीटर किसका बना होता है, एन टाइप मटेरियल से डोपिंग होती है मीटर की, और गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है। फिर देर आर 2 बैरियर बिटवीन बेस एंड अमीटर। और फिर अमीटर के बाद हमारे पास 2 बैरियर्स आते हैं बेस और अमीटर जंक्शन के दरमियान में। और ये बैरियर किसके बने होते हैं, एलुमिनियम गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं।
तो ये बेसिक हमारे पास मीटर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो है वहाँ पे यहाँ पे ये शो कर रही हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं एक बैरियर अगर ये मैं मान लूँ, अगर इसको मैं एक बैरियर मानूँ, फिर ये वेल आ जाता है पोटेंशियल वेल, फिर ये एक और बैरियर हमारे पास आ जाता है। तो ये बेसिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बैरियर, तो ये लेयर्स हैं बेसिक बैरियर की। एक ये लेयर है, फिर हमारे पास वेल आ जाता है क्वांटम वेल, और फिर हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। तो दो बैरियर किसके बने हुए हैं? एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। देर इज़ अ वेल बिटवीन द बैरियर के दरमियान में एक वेल है हमारे पास, और वो किससे बना है? वो गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ है। और फिर बेस दोबारा से फिर बेस लेयर आ जाती है आगे, और वो भी एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड से बनी हुई है। फिर कलेक्टर बैरियर हमारे पास आ जाता है, वो एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ है। उसके बाद फिर कलेक्टर हमारे पास आ जाता है, और वो गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ है एन टाइप डोपिंग से। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। तो बेसिक यही ऊपर एक अमीटर की लेयर है हमारे पास यहाँ पे, और इसके दरमियान में एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर अमीटर लेयर है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास दो बैरियर है, और उसके दरमियान में एक क्वांटम वेल है। फिर बेस आ जाता है, फिर एक हमारे पास मैंने बोला था एक और कलेक्टर बैरियर भी हमारे पास होता है बेस और कलेक्टर के दरमियान में। तो बेसिक यहाँ से आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि ये जो बैरियर्स हैं ये इनकी थिकनेस बहुत ही कम है, और ये बैरियर की लेयर जो है ये काफ़ी मोटी है। ये सिर्फ इस वजह से बनाई गई है कि क्वांटम टनलिंग सिर्फ इन बैरियर्स में हो सके, और यहाँ पे कोई क्वांटम टनलिंग जो है उस तरह का कोई फिनोमिना ना हो। ये एक एक्चुअल बैरियर की तरह हो, जो कि जिसको क्रॉस करने के लिए पोटेंशियल रिक्वायर हो इलेक्ट्रॉन्स को। और उसके बाद फिर कलेक्टर टर्मिनल, और फिर यहाँ पे हमारे पास मेटल कंटेक्ट, जो कि दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक कलेक्टर का टर्मिनल बन जाता है। यह मीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर, और ये बेस टर्मिनल हमारे पास। यहाँ पे आप एक अजीबो गरीब सी डायग्राम देख रहे हैं। ये बेसिक डायग्राम जो है ये इसी की एनर्जी बैंड डायग्राम है। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम इसकी है। अमीटर से लेके यहाँ तक पहले पोटेंशियल बैरियर तक इसकी एनर्जी को एनर्जी में मान रहा हूँ, इस लाइन पे इसकी स्टेट मान रहा हूँ। उसके बाद बैरियर आ जाता है, बैरियर की क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे हाइट बैरियर की हमने कर दी ज़्यादा। फिर एक वेल आ जाता है दोबारा, फिर और वह भी गैलियम आर्सेनाइड से बना हुआ है, तो फिर उसकी एनर्जी भी अमीटर के बराबर आ गई। फिर एक और हमारे पास एक बैरियर आता है, उसकी हाइट ज़्यादा है, वो पहले वाले बैरियर से भी ज़्यादा। और फिर इस तरह से ये पूरी एनर्जी बैंड डायग्राम इसकी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस लेयर की कितनी थिकनेस है। और बेसिक ये जो इसकी थिकनेस है यही इसके बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इसी की बेस के ऊपर ये पूरा जो ट्रांजिस्टर है ये लाई करता है। और अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि ये काम कैसे करता है। तो जिस तरह से हम अभी तक पहले जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी उन सब की वर्किंग हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बेस पे ही करते आए हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से उसकी स्टडी करेंगे। और आपको पता है कि जब बेस पे जब हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई ना करें तो उस कंडीशन में आमतौर पे ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, और उस टाइम पे कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। तो उस टाइम पे जब हमने बेस पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किए तो फिर देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम इसकी कैसी होती है। ये दो बैरियर्स हो गए, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि मीटर है मेरे पास, ये दो बैरियर्स हैं, फिर बेस आ जाती है हमारे पास, और फिर यहाँ पे कलेक्टर आ जाता है। ये कलेक्टर जो है हमारे पास बैरियर है, और फिर आगे कलेक्टर जो अभी हमने बात की वही यही बेसिक डायग्राम वहाँ पे मैंने दोबारा बनाई इसी की बेस पे, इसके स्ट्रक्चर की बेस पे। तो ये मेरे पास अभी तक आ गया। अब इतना पार्ट तो बेस तक का पार्ट, अगर मैं यहाँ से ये कलेक्टर और कलेक्टर बैरियर हटा दूँ तो इतना पार्ट आप पिछले डायोड के केस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्वांटम टनलिंग करते हुए यहाँ बेस तक पहुँच जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वर्किंग के लिए, इसकी वर्किंग समझने के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि यहाँ तक हमने पिछले डायोड के केस में पढ़ लिया हुआ, दो बैरियर को क्रॉस करना, पोटेंशियल वेल का काम किया है, और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कैसे पहुँचते हैं, तो इसको हमने पिछले केस में पढ़ा हुआ है, पिछले डायोड के केस में। तो इसके आगे चलते हैं हम। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इनको एक और बैरियर का सामना करना पड़ता है, वो कलेक्टर बैरियर है। तो अगर तो वोल्टेज हमारे पास जो कि पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स का कम है तो वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, और वो यहाँ से यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं क्वांटम टनलिंग हो रही? क्योंकि इसमें थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है बैरियर की। यहाँ पे बैरियर की थिकनेस बहुत कम है जिससे क्वांटम टनलिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर रुक जाते हैं। लेकिन जब हम बेस पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल
प्रोवाइड करते हैं, तो फिर उनके पास ऐसा पोटेंशियल आ जाता है कि वो बैरियर को क्रॉस करें, और बैरियर को क्रॉस करके वो कलेक्टर के पास चले जाते हैं। इस तरह से अमीटर से कलेक्टर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, और हम उसे बोलते हैं अमीटर करंट, और अमीटर करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। जब वी बी ई ज़ीरो होता है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होता, और इन दोनों के दरमियान में जो बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है बेस और कलेक्टर के दरमियान में। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये बैंड गैप कम होना शुरू हो जाता है, और आप देख रहे हैं कि ये जो कलेक्टर लेवल है ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर गया, और जैसे ही ये जो एनर्जी वोल्टेज पहुंचते हैं 2E1 डिवाइडेड बाई क्यू, यहाँ तक जैसे ही हमारे पास वोल्टेज पहुंचते हैं तो करंट की एक पीक हमें मिलती है। करंट जो है वो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ई क्या है, ये बेसिक, यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि यहाँ पे रेजोनेंट स्टेट्स आ जाती हैं। तो फर्स्ट रेजोनेंट स्टेट की जो एनर्जी है यहाँ पे वो ई है, 2E डिवाइड बाई क्यू, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो उससे जो वोल्टेज आपके पास आ जाएंगे, उस वोल्टेज पे हमें करंट की एक पीक मिलती है, और करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल इसके सामने तो नहीं आ गया, लेकिन ये एक ऐसी हालत में आ गया है जिसमें कुछ करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देता है, और उसके बाद फिर और मज़ीद जो वोल्टेज हम ज़्यादा करते जाएं तो ये बिल्कुल कलेक्टर इसके बिल्कुल करीब आ जाता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, ईज़िली फ्लो करता है। तो बेसिक जो इस ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट करवाते हैं वो इस रीजन में ऑपरेट करवाते हैं, 2E1 डिवाइडेड बाई क्यू, इस वोल्टेज के थोड़े सा आगे पीछे हम उसको ऑपरेट करवा देते हैं, अपना सिग्नल इस वोल्टेज पे उसको प्रोवाइड करते हैं, और वो अच्छे से काम करता है। और अब इसकी अगर हम देखें इसका वोल्टेज करंट वोल्टेज करैक्टरिस्टिक कर्व्स के मदद से अगर इसको समझें, तो ये बेसिक इसका वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक कर्व है। जब वोल्टेज ज़ीरो थे तो करंट अमीटर करंट ज़ीरो था, वी बी ई मतलब बेस अमीटर वोल्टेज जब ज़ीरो थे तो करंट भी ज़ीरो फ्लो कर रहा था, मतलब कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जैसे जैसे वोल्टेज हमने बढ़ाए तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, और एक टाइम आया कि हमें करंट की एक पीक मिली, और ये वो पीक है बेसिक जहाँ पे हमने बात की थी कि फर्स्ट रेजोनेंस स्टेट आ जाती है 2E1 डिवाइडेड बाई क्यू, तो ये वो वाली स्टेट थी। और फिर उसके बाद मज़ीद वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जब पिछले डायोड के केस में हमने बात की थी तब हमने देखा था कि फर्स्ट रेजोनेंस स्टेट के बाद करंट दोबारा से डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है, और उस करंट के डिक्रीज़ करने से क्या होता है, यहाँ से करंट कम फ्लो करना शुरू करता है, तो उससे हमें थोड़ा सा करंट डिक्रीज़ करता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे ये वही कर्व शो कर रहा है कि करंट डिक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद फिर जैसे ही आप बढ़ाते हैं वोल्टेज तो फिर हमारे पास कंटिन्यूसली करंट इंक्रीज़ करता है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर नेगेटिव वोल्टेज आप प्रोवाइड करें बेस और अमीटर के दरमियान में, तब भी ये सेम वैसे ही कर्व शो करता है जैसा कि अपर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये शो कर रहा है, वैसे ही ये थर्ड कोऑर्डिनेट में भी शो करता है। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है। तो इसके बाद आप जब इसको टॉपिक को पढ़ेंगे, जो मैं इसके जो नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाला हूँ, जब आप उससे पढ़ेंगे तो फिर आपको इसका बेहतर तरीके से आपको पता चल जाएगा। इसके नोट्स में मैंने बेसिक अच्छे से लिख दिया है, जिस तरह से टॉपिक वाइज इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, वैसे फिर वर्किंग सारी जो एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू जितनी भी इसके अंदर थ्योरी आती है वो सारी भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। तो आप ये नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और ये नहीं, जितने भी इससे पहले वाले लेक्चर गुजरे हैं उन तमाम के भी आप नोट्स सब डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे मैसफिट। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।